प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की कृतिका से एक और लेसन पढ़ेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक। इस लेसन में जो राइटर हैं कमलेश्वर जी, उन्होंने भारत के जो शासन तंत्र है उस पर एक व्यंग किया है, एक कटाक्ष किया है कि देश के आजाद हो जाने के बाद भी जो हमारी मानसिकता है वो आज भी गुलाम है। तो शुरू करते हैं ये पाठ। पहले मैं इस पाठ को शॉर्ट में आपको बता दूं, समझा दूं, उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चन हैं जो आपको पाठ से संबंधित मैं उन पर चर्चा करूंगी, उनको समझाऊंगी। सभी क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाती हूँ, लेकिन अगर आपको लेसन समझ आ जाता है, मेरी वीडियो देखने के बाद आप लेसन को 2 बार अवश्य पढ़ें। पहले भी मैं ये बात बताती रही हूँ कि जब आपको लेसन समझ में आ जाता है तो आप उसको 2 बार अवश्य रीड करें, उससे आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो आप उसको अपने दिमाग से आराम से, जैसा परीक्षा में पूछा जाए उसके अनुसार उसका आंसर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं ये लेसन, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो पाठ शुरू होता है कि जो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली हैं। तो इस तैयारी में वहाँ के जो समाचार पत्र हैं उनकी खबरें हमारे देश में हूबहू छप रही हैं, क्योंकि वो महारानी है तो उनसे संबंधित जो भी खबर वहाँ पर छपती है वही खबर अगले दिन हमारे समाचार पत्रों में छप जाती है। तो यहाँ पर राइटर ये भी कहना चाह रहा है कि जो पत्रकारिता है वो भी अपने देश की बातें और अपने देश की खबरों को ना छापकर उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देती है, उन चीजों को ज्यादा छापना चाहती है कि वहां से एलिजाबेथ भारत आ रही हैं। अब उनका आना भी ठीक है कि वो आ रही हैं तो उनके बारे में बताया जाए, लेकिन वो संक्षिप्त में हो और एक खबर की तौर पे हो, लेकिन उनका पूरा प्रचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि वो क्या पहनेंगी, उनका दर्जी उनकी जो ड्रेसेज है उनको लेकर कैसे परेशान है, उनका खान सामा, उनके अंग रक्षक, यहाँ तक कि शाही कुत्तों के बारे में भी अखबारों ने छाप डाला। फोटोग्राफरों की एक पूरी फौज तैयार है जो साथ भी आएगी, और यहाँ पर भी जब वो पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी तो उनको उन खबरों को मुख्य रूप से बनाया भी जाएगा और छापा भी जाएगा। तो यहाँ पर राइटर के कहने का अर्थ क्या है कि देश के आजाद होने के बाद भी जिन लोगों ने 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया, आज भी हम ऐसी मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं कि यदि वो हमारे देश आ रहे हैं दौरे पर तो हम जो है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर परेशान हैं। अब बात करते हैं ये जॉर्ज पंचम की नाक क्या सिलसिला है। इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम का एक लाट लगा हुआ है। ये लाट यानी कि जो उनकी मूर्ति बुत बनाकर लगा दिया जाता है। जब देश आजाद हो गया तो हमारे देश के लोगों ने सोचा कि जो लोग यहाँ पर शासन करके चले गए तो अब उनकी मूर्तियों को हम अपने देश में क्यों रखें, तो या तो उनको हटा दिया जाए या उनको नष्ट कर दिया जाए। तो इस पर भी एक लंबी बहस हुई, लेकिन हुआ क्या कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है उसके आसपास पहरा होते हुए भी कुछ अपने जो देश प्रेमी थे उन्होंने उनकी नाक को तोड़ दिया, यानी कि ऐसे तोड़ा कि किसी को पता नहीं चला कि वो नाक कब टूटी। अब समस्या क्या खड़ी हो गई कि महारानी एलिजाबेथ आ रही हैं और अगर वो हमारे देश आती हैं और देखती हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, जो कि कभी उनके दादा हुआ करते थे,
तो उनको तो ये बहुत बुरा लगेगा, और उनको बुरा लगे या ना लगे, हमारे देश का जो तंत्र है, शासन तंत्र है, वो इस बात को लेकर परेशान है कि दिल्ली में जब वो आएंगी तो यदि जॉर्ज पंचम की नाक ना हुई तो हमारी नाक भी नहीं बचेगी। यानी कि ये जो नाक है ये सम्मान सूचक इसको माना जाता है। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो टूटी हुई है अगर मूर्ति की, बुद्ध की, तो फिर उसको महारानी के आने से पहले लगा दिया जाए। अब इस पर विचार विमर्श होता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो एक सभा बनती है, एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है, क्योंकि मूर्ति की नाक लगानी है टूटी हुई, तो मूर्तिकार ही कर सकता है उस काम को। अब जो मूर्तिकार है वो भी गरीब है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो इस काम को ले लेता है कि ठीक है, महारानी के आने से पहले मैं इस पे नाक लगा दूंगा। लेकिन क्योंकि मूर्ति पत्थर की है तो पत्थर की नाक लगेगी। अब सबसे पहले क्या करता है, वो कहता है कि ये मूर्ति कब बनी, मुझे पहले वो दिखाओ कि कौन सा पत्थर इसमें लगाया गया है। फाइलें खोजी गई, क्लर्क को आदेश हुआ कि वो पुरातत्व विभाग से उस फाइल को निकाला जाए जिसमें इस बुद्ध के लगाने की बात है कि ये कब बनाया गया और कब इसका पत्थर कहाँ से आया। लेकिन क्लर्क ने कह दिया कि फाइल जो है वो नहीं मिल रही, यानी कि फाइल कभी बनी होगी नहीं बनी होगी इसका कुछ पता नहीं चलता कि पत्थर कहाँ से आया है। तो पहली बात वहां पर समाप्त हो जाती है। फिर क्या बोलता है मूर्तिकार? मूर्तिकार कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, इस पत्थर को पूरे देश में जाकर मैं ढूंढूंगा, अलग अलग पहाड़ों पर जाऊंगा, अलग अलग खानों में जाऊंगा जहां से पत्थर निकलता है, और इससे मिलता हुआ पत्थर मैं खोज कर लाकर इसकी नाक बना दूंगा। मूर्तिकार सब जगह जाता है, लेकिन उसको जिस पत्थर का वो बुत बना हुआ है वो पत्थर नहीं मिलता। वो वापस आ जाता है। उसके बाद सभापति फिर कहता है, सब लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि इतने परेशान हैं कि मूर्तिकार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं उनकी परेशानी को देखकर। और वो सोचता है कि जैसे शासन के लोग परेशान हैं कि चाहे जैसे हो जाए लेकिन मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। अब फिर वो क्या कहता है कि ठीक है, अब ये तो पत्थर तो नहीं मिला, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर जाता हूँ पूरे देश के प्रांतों में, और मैं क्या करूंगा कि जितनी भी हमारे महान नेताओं की या क्रांतिकारियों की वो प्रतिमा लगी हुई है पत्थर की, उनमें से मैं देखता हूँ कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो कौन से नेता की या क्रांतिकारी की वहां पर फिट हो सकती है, तो मैं वहां से नाक उतार कर इस मूर्ति पर लगा दूंगा। अब जो हमारे ये आदेश देने वाले अधिकारी हैं ये इस बात पर भी राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमारे नेता या हमारे क्रांतिकारी जो सेनानी हैं, क्या हम उनकी नाक उतारकर जॉर्ज पंचम की लाट पे लगा दें, जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, हमारे ऊपर अत्याचार किए? क्या उनको नाक लगाना इतना जरूरी है उस मूर्ति पर महारानी के आने से पहले? लेकिन क्योंकि वही मानसिकता वाली बात कि गुलामी तो चली गई लेकिन मानसिकता अभी तक गुलाम है, तो इस बात पर भी जो कमेटी बनी थी उसके सभापति राजी हो गए कि आप जाओ और कहीं से भी इस मूर्ति के लिए नाक ढूंढ कर लाओ। अब मूर्तिकार फिर जाता है, पूरे देश में सभी प्रांतों में घूमता है, लेकिन चाहे हमारे बड़े बड़े जो भी महापुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब की नाक, सभी यहाँ पे नाम आए हैं नेताओं के, क्रांतिकारियों के, उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। कहने का मतलब राइटर का यहाँ पर ये है कि एक जो शासक है, ब्रिटिश शासक है, क्या उसकी नाक जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से और नेताओं से बड़ी हो सकती है जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी की,
यहाँ पर भी एक व्यंग है कि वो नाक हमारे नेताओं की नाक से छोटी है, इसलिए हमारे किसी भी नेता की, यहाँ तक कि हमारे बच्चों तक की नाक, बिहार में जाकर वहां पर सचिवालय के सामने 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी वहां पर कुछ प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। कहते हैं उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अर्थात हमारे देश का बच्चा तक उन विदेशी अत्याचारी शासकों की नाक से बड़ा है, यानी कि हमारी नाक उनसे बड़ी है, हमारा सम्मान उनसे बड़ा है। अब मूर्तिकार पूरे में घूमकर फिर आ जाता है। जब उसे किसी की नाक, पत्थर की नाक नहीं मिलती किसी भी मूर्ति से, तो फिर सभापति फिर परेशान होते हैं, कमेटी के लोग। अब इन्हें ये भी खतरा है कि यही बात अगर समाचार पत्रों में जाएगी तो बात फैलेगी कि मूर्ति पर नाक नहीं है और उसका इंतजाम नहीं हो रहा है। तो इस बार मूर्तिकार कहता है कि जो बात मैं कहूंगा वो बाहर नहीं जानी चाहिए, प्रेस रिपोर्टरों के पास नहीं जानी चाहिए। अब क्या करते हैं, बंद दरवाजे करके मूर्तिकार इनको एक सलाह देता है। कहता है कि अपने देश के किसी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाकर इस मूर्ति पर मैं फिट कर सकता हूं। आप सब एक दूसरे को देखकर हैरान भी हैं, चुप भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी गुलामी की मानसिकता देखिए कि ऐसा होने के बावजूद मूर्तिकार भी और हमारे जो अधिकारी वर्ग है, जो शासन तंत्र के लोग हैं, जो हुक्मरान जिनको बोलते हैं, उन लोगों ने ये कह दिया कि ठीक है, आप ऐसा भी कर दीजिए, यानी कि कुछ भी हो जाए मूर्ति पर नाक लगनी ही चाहिए। इससे पहले बहुत जिक्र आता है कि दिल्ली को कैसे साफ किया गया उनके आने पर। ये तो हुई नाक की बात कि मूर्तिकार और हमारा शासन तंत्र कहां तक उस बात को ले जाकर निचले दर्जे पर राजी हो गया कि अगर कहीं भी पत्थर की नाक नहीं मिलती है तो किसी जिंदा इंसान की नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दिया जाए। फिर क्योंकि महारानी आ रही है तो उनके ड्रेस की बात, उनके खाने की बात, और फिर उनके लिए दिल्ली में पूरी तैयारियां। कहने का मतलब है कि यदि वो आ रही हैं तो दिल्ली को इस तरीके से सजाया संवारा गया जैसे कभी पुराने की बुढ़ापे की धूल आज ही उतारी हो। सारी इमारतों पर रंग रोगन कराया गया, सड़कों पर जो है उसके गड्ढे भरवाए गए और बिजली की, पानी की उचित व्यवस्था कराई गई, और जितना भी इंतजाम किसी विदेशी मेहमान के आने पर किया जा सकता था वो किया गया। और अंत में क्या कहा मूर्तिकार ने कि मूर्ति को, जो जॉर्ज पंचम की लाट थी, उसको साफ कराया गया, रंग रोगन किया गया, उसके आसपास जो दायरा था उसको साफ कराकर उसमें पानी भरवाया गया। और पानी इसलिए भरवाया गया कि मूर्तिकार ने जो जिंदा नाक लगाने की बात अपने ऊपर ले ली थी वो उस पानी को उसके ऊपर डालकर उसको ताजा रखा जाए, वो खराब ना हो जाए। अर्थात किसी भी तरीके से महारानी के आने से पहले उस मूर्ति पर नाक लगाना मूर्तिकार ने संभव कर दिया। लेकिन इस पार्ट में जो मुख्य बात है, जो मुख्य बात इसमें कवि राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है, लेखक ने, वो यही है, ये व्यंग है कि विदेशी लोग जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, क्या किसी महारानी के आने पर इतनी तैयारियां, उनका इतना स्वागत और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाना क्या इतना जरूरी था कि उस पर अगर नाक नहीं मिलती तो भी
जिंदा नाक लगाने की पूरी तैयारियां कर उस पर नाक लगा दी गई। और ये बात जब प्रेस रिपोर्टरों को पास पहुंची या नहीं पहुंची, उन्होंने इसको उजागर नहीं किया। सिर्फ अखबारों में ये छपा कि मूर्ति पर जो नाक लगाई गई है वो बिल्कुल जिंदा नाक जैसी है, जिंदा नाक जैसी है। ये कहकर अखबार वालों ने अपने आप को वहीं पर समाप्त कर दिया और उससे आगे अखबारों में कुछ भी उस दिन नहीं छापा। ना कोई फंक्शन, ना कोई फीता काटने की खबर, ना किसी समारोह की खबर। यानी कि मालूम होते हुए भी, जानते हुए भी उन्होंने इस बात को इस तरीके से दबा दिया। तो ये था पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। अब देखते हैं कि इसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जब आपको पाठ समझ आ जाएगा तो आप स्वयं उसके प्रश्न हल कर सकेंगे। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। मतलब जो सरकारी तंत्र है, जो जितना उस नाक को लेकर परेशान था, वो क्या दिखाता है, मानसिकता उनकी क्या पता चल रही है। क्या पता चल रहा है कि सरकारी तंत्र की चिंता और बदहवासी उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है कि आजाद तो हो गए लेकिन आज भी उनकी मानसिकता वैसी ही है, पहले जैसी। सरकारी लोग जॉर्ज पंचम के किए गए अत्याचारों को भुलाकर, यानी कि जब ये ब्रिटिश हमारे यहाँ थे तो हमारे देश के लोगों पर बुरी तरह अत्याचार करते थे, लेकिन क्या किया, नाक लगाने को लेकर अधिक परेशान है। यानी कि उनको वो बातें याद नहीं है कि इन लोगों ने हमारे पर क्या अत्याचार किए, बल्कि इस बात से ज्यादा परेशान है कि जो नाक है जॉर्ज पंचम की, वो रानी के आने से पहले लग जाए। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, यहाँ पर अयोग्य बताएंगे हम इनको, और अदूरदर्शिता यानी कि दूर की नहीं सोच रहे, और मूर्खता, मूर्ख भी हैं कि किसी जिंदा नाक को लगाने के लिए भी तैयार हो गए, और चाटुकारिता को दर्शाता है। चाटुकारिता होता है चापलूसी, कि वो लोग आ रहे हैं तो हमें उनकी चाटुकारिता करनी है, हमें उनको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब कोई आता है, मान लो कोई त्योहार है या कोई हमारे घर में आता है, तो हम क्या क्या तैयारियां कर लेते हैं। उसी प्रकार जब महारानी आ रही थी एलिजाबेथ, तो दिल्ली की भी काया पलट होने लगी। एक वाक्य आया बीच में, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट का मतलब बिल्कुल बदल देना। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, यहाँ पर हमें देखना है। बताया भी गया है पाठ में कि नई दिल्ली को कैसे अच्छा बनाया गया। नई दिल्ली का कायापलट करने के लिए पर्यटक स्थल का मतलब होता है कि जो देखने योग्य स्थान है, घूमने योग्य है। क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो उन्हें वहां के आसपास के जो पर्यटक स्थल है वो भी दिखाए जाते हैं उनको, और मुख्य इमारतों पर रंग रोगन व रोशनी की तैयारी की गई होगी। मतलब उनको रोशनी की गई होगी इमारतों पर, और उन पे रंग रोगन किया गया होगा। सड़कों की मरम्मत की गई होगी, अगर सड़कें टूटी फूटी हैं तो उनको ठीक कराया गया होगा। शहर में बिजली व पानी की व्यवस्था ठीक की गई होगी, यानी कि विदेशी मेहमान के आने पर बिजली और पानी सही रहे। यहाँ वहां फैली गंदगी को साफ कराया गया होगा, हर जगह सफाई की गई होगी। आतंकवादी घटनाएं व इंग्लैंड विरोधी गतिविधियां, उस समय इंग्लैंड विरोधी गतिविधियां भी चल रही थी, उसी के चलते जॉर्ज पंचम की नाक तोड़ी गई थी। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए होंगे। ये था इसका आंसर। ये आ जाता है अक्सर नई दिल्ली वाला, कि एलिजाबेथ के आने पर क्या क्या तैयारियां की थी।
ये मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ये बहुत सारा पाठ इसी पर ही आधारित है, इसी क्वेश्चन पर। तो क्या क्या किया मूर्तिकार ने। सर्वप्रथम मूर्तिकार ने लाट के पत्थर को पूरे भारत में, पहाड़ों में, खानों में खोजने की कोशिश की। पहले तो पत्थर ढूंढा, परंतु असफल रहा। उसके बाद सभी प्रांतों में जाकर महापुरुषों व स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, परंतु सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ये मैंने आपको पाठ समझाते हुए भी बताया। यहाँ पे नाक का बड़ा निकलने का संदेश है, एक संकेत दिया है यहाँ पर लेखक ने कि हम किसी भी तरीके से विदेशी लोगों से, जिन्होंने हम पर शासन किया, उनसे किसी भी तरीके से कम नहीं है, हमारी नाक उनसे बड़ी है। और यहाँ तक कि 1942 में शहीदी बच्चों की बिहार के सचिवालय के आगे बनी मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ये भी मैंने बताया कि नेताओं और महापुरुषों को छोड़ो, जो हमारे बच्चे हैं उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यानी कि हम कहीं भी इन लोगों से छोटे नहीं हैं। अंत में मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया और अंत में यहां तक बात तय हो गई कि अगर पत्थर की नाक नहीं लगाई जा सकती तो मूर्ति पर जिंदा नाक लगा दी जाए। तो ये पाठ हमें ये संकेत देता है कि भले ही ये उस जमाने की बात है जब हमारे देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन हमारी जो मानसिकता है उसको यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है कि हम आजाद होते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी गुलामी वाली मानसिकता को नहीं छोड़ पा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें कल्पना डाली है लेखक ने, पूरी ये सच्ची घटना नहीं है, लेकिन इशारा लेखक का इसी ओर है कि कोई विदेशी आता है तो हम जो जैसे हम हैं उससे कुछ ज्यादा अच्छे हम बनकर और उनको दिखाना चाहते हैं कि वैसे ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि हम अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात व्यंग्य की है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से दूसरों से कम नहीं है, जो कि यहाँ पर एक नाक लगाने के बात में राइटर ने हमें समझाने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। जॉर्ज पंचम की नाक। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, तो मुझसे अवश्य पूछें। और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि पत्रकारिता में अब कितना जो है बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, वो सही नहीं है, उससे युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब हस्तियों को ज्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाना वो समाज में अच्छी चीज नहीं है। मतलब जो पत्रकारिता है वो भी अच्छी होनी चाहिए और जो समाचार है वो समाचार के रूप में दिखाए जाने चाहिए। एक ऐसी सोच भी हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए कि हम उन्हीं चीजों को देखें जो कि वास्तव में हमें जाननी जरूरी है। ओके, थैंक यू।